हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का कंसेप्ट सीखे थे। आज हम लोग उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको बना रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म या इसी को रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं 60 डिग्री दिया हुआ। लाइट जो है 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुआ और सपोज करो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो ठीक, याद करो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे I + I' माइनस थीटा। थीटा तो इसको बोलते हैं, I इसको, और लाइट यहाँ से जब बाहर निकलता है जितना एंगल पे, यानी जो इमर्जेंट एंगल होता है उसको I' बोलते हैं। तो I तो मुझे मालूम है 45 डिग्री, थीटा भी मालूम है 60 डिग्री, लेकिन लाइट यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो I' क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो देखो, अगर ये एंगल मालूम है और इसको पता करना हो R को, अब म्यू मालूम है ही तो स्नेल्स लॉ यूज करो। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ देखो ये एयर है तो 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R। sin 45 डिग्री 1/√2 होता, √2 sin R, तो sin R हो गया 1/2, यानी R हो गया 30 डिग्री, है ना। R 30 डिग्री हो गया। तो R' क्या होगा? ये एंगल मालूम है तो ये एंगल निकालना है। तो R + R' याद करो सिखाए थे थीटा होता, ये दोनों एंगल मिलके ये इसके इक्वल होता है। तो कहोगे आप इसके चक्कर में हैं क्यों कि R' आखिर निकाल क्यों रहे? तो बोलेंगे देखो, अगर R' मालूम हो जाएगा तो लाइट यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो कितना एंगल पे निकलेगा, फिर स्नेल्स लॉ यूज करके निकाल लेंगे। तो ठीक, चलो भाई पहले ऐसा करते हैं, R' निकालते हैं। तो R आया है 30 डिग्री और थीटा 60 है, तो जाहिर है R' हो गया 30 डिग्री। यानी लाइट यहां जब इंसिडेंट होगा 30 डिग्री पर होगा। तो ये सोचना है कि लाइट अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। देखो, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो नॉर्मल से दूर भागता है। और एक बात और याद रखना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट बाहर निकलने के बजाय इधर ही रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। यानी मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि लाइट बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कैसे चेक करें? तो बोलेंगे पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लो। तो जब एक मीडियम एयर होता है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला सिखाए थे 1/μ होता है। तो sin C 1/μ यानी C हो गया 45 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है और मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। यानी जो R' है वो लेस देन है क्रिटिकल एंगल, इसलिए लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, पास करेगा। अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता तब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी बोलेंगे क्या, दैट इज लाइट विल रिफ्रैक्ट, ठीक ना, या ट्रांसमिट, क्रॉस, जो भी कहो। यानी लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। वैसे तो देखो एक बात, जब R और R' इक्वल होगा ना तो अपने आप I और I' इक्वल होता है, यानी I' भी 45 ही आना है। ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों को भी इक्वल होना है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ये बात याद नहीं
तो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ स्नेल्स लॉ यूज कर दो। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ जो सेकेंड रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ मीडियम चेंजिंग, तो बोलेंगे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल कौन कर रहा है, आर डैश, तो बोलेंगे म्यू साइन आर डैश 1 साइन आई डैश। म्यू कितना है √2, आर डैश कितना 30 डिग्री, साइन आई डैश, साइन 30 कितना है 1/2, तो √2 1/2 साइन आई डैश हो गया 1, साइन आई डैश हो गया 1/√2, यानी आई डैश जो हो गया वो 45 डिग्री हो। जाहिर है आना तो था ही, ये तो आपको मालूम है ही कि आई डैश 45 आएगा। तो नेट डेविएशन क्या होगा, तो नेट डेविएशन या केवल सिंपली डेविएशन भी पूछे तो नेट डेविएशन ही बताना है। तो डेविएशन क्या होगा, तो I + I डैश माइनस थीटा। I कितना है जी, तो 45, I डैश कितना है 45 और थीटा कितना है 60। तो बतलाओ तो डेविएशन कितना हो गया 90 - 60 यानी 30 डिग्री। टोटल जो डेविएशन हुआ, देखो एक बार डेविएशन यहाँ पे हुआ, एक बार डेविएशन यहाँ पे हुआ, और दोनों डेविएशन को ऐड करोगे तो कितना डेविएशन हो गया 30 डिग्री, है ना। तो उम्मीद है इसको तो आप समझ गए होंगे, और आप लोग इसी प्रॉब्लम को बनाइए खुद से, केवल इस 60 डिग्री को आप 75 डिग्री करके बनाए, ठीक ना। पहले इसको लिख, आइए हम लोग फिर से उसी क्वेश्चन को बनाते हैं, बस केवल इस एंगल को चेंज कर दिए, 75 डिग्री कर दिए। तो उससे क्या होगा, आई तो वही है, म्यू वही है, तो आर तो वही आ जाएगा, आर तो 30 डिग्री आएगा, और आर डैश मिल करके कितना 75। तो सोचो आर 30 और ये 75, तो आर डैश तो 45 आ गया जी। थोड़ा सोच लिए बढ़िया से, आर डैश 45 डिग्री आ गया, और लाइट जब भी डेंसर से रेयर में जाए ना तो सतर्क हो जाना है कि कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो बोलो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस है कि नहीं, तो बोलेंगे देखेंगे ना ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि नहीं। तो क्रिटिकल एंगल जब आप निकालेंगे 1/μ करके, तो 1/√2, तो इतना तो आप जान रहे हैं कि C हो गया 45 डिग्री, मतलब कि ये जो आर डैश है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, जब क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा ना तो लाइट जो है 90 डिग्री के एंगल पे, यानी ग्रेज करते हुए, इसको टच करते हुए ऐसे जाएगा। तो ये आई डैश जो है 90 डिग्री, ठीक ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो गया। इसी को ग्रेज करना बोलते हैं। अब पूछा जाए भाई डेविएशन क्या हुआ, है ना, नेट डेविएशन क्या हुआ। तो लाइट यहाँ से इंटर किया, यहाँ से बाहर निकला। हम लोग तो जानते हैं भाई I + I डैश माइनस थीटा, I 45 है, I डैश तो 90 है, और थीटा 75, यानी कि सॉल्व करो डेविएशन 60 डिग्री आ गया। बस यही आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको भी बनाना। फाइंड डेविएशन ऑफ लाइट रे। देखो क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है, जिसका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री।
क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यू का वैल्यू √2 है और लाइट जो है 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगा। लाइट का डेविएशन क्या होगा? ठीक, देखो भाई, मान लो लाइट जो है रेयरर से डेंसर में जाएगा, नॉर्मल की ओर कुछ बेंड कर गया, इस एंगल को हम लोग आर बोलते हैं। देखो फिर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, आर तो वही आएगा नहीं, 1 sin 45 म्यू साइन आर, साइन 45 1/√2 और √2 नीचे ले जाएंगे 1/2 हो गया, यानी 30 डिग्री। इतना तो मालूम है कि आर 30 डिग्री आएगा। आर डैश का अगर बात करें, ध्यान से देखना, सब कुछ अब इसी पर है। आर डैश का अगर बात करें तो आर प्लस आर डैश 90 डिग्री, आर 30 है, आर डैश हो गया 60 डिग्री। थोड़ा सोचो तो, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, क्या किया जाए? तो ये जो एंगल है वो तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। आर डैश ग्रेटर देन है सी। कैसे आपको पता चला? अरे तो μ√2 है तो क्रिटिकल एंगल अगर निकालेंगे 1/μ यानी 1/√2, तो मालूम है ना क्रिटिकल एंगल जो है 45 डिग्री आया, और आर डैश 45 डिग्री से बड़ा है ना, हैंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। मतलब कि ये लाइट जो है यहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं है। जितना एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे लाइट जो है रिफ्रैक्ट कर जाएगा। यानी ये 45 है, आर डैश आया है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री। और लाइट जो है ना इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया। थोड़ा सोचो, अगर ये 60 तो ये एंगल 30, ये भी 60 है तो इसको 90 होना पड़ेगा ना। तो लाइट अगर सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है तो उसमें तो कोई डेविएशन नहीं होता, सीधे चला जाएगा। यानी देखो लाइट ऐसे आया, यहाँ आने के बाद ऐसे चला गया। अब पूछा जा रहा डेविएशन क्या होगा, तो ये फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब के लिए है जब लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हो और इस सरफेस से बाहर निकले। इसमें तो बाहर निकला ही नहीं लाइट, तो डेविएशन क्या होगा वो जो है हम लोगों को अपने कंसेप्ट से निकालना होगा। तो लाइट जा रहा है इधर, चला गया इधर, फिर लाइट जो है जा रहा इधर, चला गया इधर। तो देखो Δ1 प्लस आर मिलके 45 डिग्री, आर कितना है 30 डिग्री, Δ1 हो गया 15 डिग्री। फिर देखो ये Δ2 का बात करें तो Δ2 पूरा मिलके 180 होता है ना, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60 हो गया, Δ2 60, तब ना पूरा 180 होता। अब पूछा जाए नेट डेविएशन क्या होगा, तो नेट डेविएशन Δ1 प्लस Δ2 यानी 15 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 75 डिग्री। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो पहले आप इसको लिख लें। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इक्विलैटरल प्रिज्म है, तीनों एंगल 60 डिग्री है
और लाइट जो है ना नॉर्मली इंसिडेंट हुआ। देखो नॉर्मली जब इंसिडेंट होता है तो कोई डेविएशन तो होता नहीं, तो लाइट सीधे आया। तो सोचो ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो जाहिर है ये 30 होगा, और ये 30 होगा तो ये 60 होगा। अब ये जो एंगल है अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो साइन सी है 1/μ यानी 1/2, सी हो गया 30 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है ग्रेटर देन सी है, हेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा समझना बात को, ये एंगल 60, तब फिर है 30 है 90, लाइट यहां से सीधे चला गया। कहा गया डेविएशन क्या होगा, है ना, डेविएशन कितना होगा, तो यहां तो कोई डेविएशन हुआ ही नहीं लाइट में, तो डेविएशन जो होगा यहीं पे ना होगा। तो देखो लाइट जा रहा था ऐसे, चला गया इधर, यही तो डेविएशन होगा। तो सोचिए पूरा मिलकर के 180 है ना, तो डेविएशन हो गया 60 डिग्री। इसमें कौन दिमाग लगाना है कि नहीं, बस एक बार डेविएशन हुआ। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन में कहा गया, देखो ये प्रिज्म है, इसका ये दोनों एंगल इक्वल है। चलो मान लो एक मिनट के लिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। कह रहा क्वेश्चन में कि इस प्रिज्म का ये जो पोर्शन है इसको हम सिल्वर्ड कर दिए, मिरर बना दिए। ठीक, कह रहा कि लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, मिरर पे टकराया, और टकराने के बाद जो है जाहिर है लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। कह रहा कि लाइट रिफ्लेक्ट किया और यहां भी लाइट बाहर न निकल करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और बेस से क्रॉस करके, सपोज करो ये डायग्राम बना करके दिए हुए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या हो। थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, चलिए थोड़ा सोच करके बताइए भाई, थीटा का वैल्यू क्या। देखो ये क्वेश्चन देखने में जो है ना थोड़ा हार्ड लगता है ना, कि लाइट ऐसे गया, इधर से भाग गया। सही बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको कोई प्रिज्म के कंसेप्ट का जरूरत ही नहीं। जैसे ये एंगल है 90, चलो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। सोचो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो जाहिर है इसको थीटा होना पड़ेगा, कारण कि ये थीटा होगा तभी नहीं 90 माइनस थीटा। और सोचो लाइट थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है तो थीटा पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलो ये भी एंगल थीटा यानी पूरा एंगल 2 थीटा, और सोचो ये वाला एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 और ये 2 थीटा, तो बतलाओ ना ये एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस 2 थीटा। और सोचो रिफ्लेक्शन में पढ़ता था ना कि लाइट अगर मान लो ऐसे आया ऐसे, तो आई और आर तो इक्वल होता ही है, ये भी एंगल भी तो इक्वल होता है ना। तो वैसे ही अगर ये 90 माइनस 2 थीटा और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट किया है तो ये भी हो गया 90 माइनस 2 थीटा, जो ये एंगल वही ये एंगल। ठीक, अब थोड़ा सोचना, ये 90 माइनस 2 थीटा और ये एंगल 90, तो इसको क्या होना पड़ेगा बतला दो। जाहिर है 2 थीटा रहेगा तभी नहीं 90 माइनस 2 थीटा हो पाएगा। ये तो 90 है, यानी ये दोनों मिलके 90 है, यानी जिसको हम अल्फा बोले हैं वास्तव में ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा, और ये 2 थीटा, तो क्वेश्चन कह रहा है ये भी क्या हो गया 2 थीटा। चलो इसमें तो कोई हम नया मेथड लगाए नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किए हैं
कि ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, इसमें कौन बुद्धि लगाना है। अब सोचो कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करोगे तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना 180, यानी 5 थीटा क्या हो गया 180, थीटा कितना हो गया 36 डिग्री, है ना। चलो आसानी से बन गया कि नहीं, नोट करें। देखिए एक टर्म है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, मतलब ये जो प्रिज्म है इस पर आप जब लाइट ऐसे इंसिडेंट कराइएगा तो आप क्या देखेंगे, लाइट बाहर निकल करके चला आता है, इधर पार न करके लाइट एक तरह से रिफ्लेक्ट कर जाता है। देखिए कैसे, जैसे लाइट आप इंसिडेंट करा, ये एंगल 45 तो ये भी 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखें तो जाहिर है ये भी क्या हो गया 45। अब लाइट जो है रिफ्लेक्ट किया कितने एंगल पे 45, है ना, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल। लेकिन आप कहिएगा कि आप रिफ्लेक्ट काहे करा दिए, लाइट बाहर नहीं निकलेगा क्या, तो बोलेंगे कि देखो क्रिटिकल एंगल निकाल लो, साइन सी 1/μ यानी 1/2, सी है 30 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री ग्रेटर देन सी, हेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। यानी लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकलने को है, लाइट तभी बाहर निकलेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री से कम, ठीक, या 30 डिग्री के इक्वल भी होता तो ग्रेज करते बाहर निकलता। अब थोड़ा सोचना, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, लाइट यहाँ पहुँचा, सोचो ये 45 तो ये भी 45, ये 90 है तो इसको भी 45 और इसको भी 45 होना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल 45 होगा तो ये 40। फिर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री जो ग्रेटर देन सी, इसलिए फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये एंगल 45। सोचो ये जब 45 तो ये भी 45 और ये 45 तो ये 90, यानी लाइट देखो तो गया था ऐसे और लौट करके इधर ही अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। कोई पूछे नेट डेविएशन क्या हुआ तो 180 डिग्री, है ना, अपने ही डायरेक्शन के अपोजिट में चला गया तो 180 डिग्री। और नहीं तो मेथड से देखोगे तो बोलोगे लाइट ऐसे जा रहा था इधर गया तो यहाँ डेविएशन हुआ 90, फिर ऐसे जा रहा था इधर चला गया फिर 90। हालांकि देखो ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को समझ गए, यानी इस तरह के कंडीशन में आप लाइट को देंगे और फिर लाइट जो है बाहर निकलने के बजाय एक तरह से समझो रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया। नोट करें इसे। देखिए बहुत बार क्वेश्चन में क्या करता है ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे देगा, जैसे मान लो 2 दे दिया और थीटा का वैल्यू सपोज करो 75 डिग्री लिख दिया और कहेगा लाइट इंसिडेंट यहां से कराए, बतलाओ बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसी के लिए कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कब बाहर नहीं निकलेगा ये आपको कंडीशन बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो है ना डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि बाहर निकलेगा कि नहीं। एक तो स्टेप है कि मान लो लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, है ना, फिर जो है वो रिफ्रैक्ट हुआ, ये एंगल आर है, ये एंगल आर डैश है, चेक करो आर डैश का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तब लाइट जो है टोटल इंटरनल तब बाहर नहीं निकलेगा, कम हो तो निकल जाएगा, है ना। तो आपको जो है इसमें ढेर सारे स्टेप से गुजरना होगा, लेकिन आसान मेथड क्या है, देखो आर डैश का जो वैल्यू है ये पता लगाओ कम से कम कितना होगा, और ये जितना ही कम होगा, ध्यान से सुनो,
और अपना इसका जो मिनिमम वैल्यू भी होगा, जो सबसे कम वाला वैल्यू होगा, वो भी अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तब तो गारंटी है लाइट बाहर निकलने वाला नहीं है। तो पहले सोचो आर डैश कम से कम कब होगा। तो देखो आर और आर डैश मिल करके थीटा, यानी इन दोनों का सम तो फिक्स है। आर जितना ही ज्यादा होगा आर डैश उतना ही कम होगा। जैसे मान लो ये 75 डिग्री है, तो ये अगर 30 डिग्री हुआ तो ये 45, अगर ये 50 डिग्री हुआ तो ये 25, मतलब ये जितने ज़्यादा होगा उतना ही ये कम होते जाएगा। तो पता लगाओ आर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो सोचो आर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो बात करो आई पर। आई जितना ही ज़्यादा होगा आर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आई का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे लाइट को ऐसे दिए तो आई और बड़ा हो गया। लाइट को अगर ग्रेज करते हुए दिए लगभग 90 डिग्री पर दिए, देखो इससे ज़्यादा तो आई कभी होने वाला नहीं ना। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से तो ज़्यादा होने वाला है नहीं। और ये जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा। वैसे देखो अगर रिवर्सिबिलिटी के लॉ सोचो ना, तो लाइट जब क्रिटिकल एंगल पे जाता है तो 90 डिग्री पर जाता है, तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ऐसे भी देखो ना आएगा 1 sin 90, स्नेल्स लॉ यूज करें, म्यू साइन आर। देखो तो साइन आर कितना हो गया, ये तो 1 हो गया 1 बाई म्यू, और जानते हो ना 1 बाई म्यू होता है साइन सी, यानी आर किसके इक्वल, सी के। आर किसके इक्वल, सी के, क्रिटिकल एंगल के इक्वल। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल, यानी आर का मैक्सिमम वैल्यू हो गया सी। तो आर डैश का मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो बोलेंगे आर प्लस आर डैश थीटा, आर अगर सी तो आर डैश का मिनिमम वैल्यू थीटा माइनस सी। यानी कि लाख कोशिश कर लो आर डैश का वैल्यू कभी भी थीटा माइनस सी से कम हो ही नहीं सकता है, कोई भी उपाय कर लो। ठीक है, तो सोचो ये इसका कम से कम वैल्यू है, और अगर ये भी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तब तो गारंटी है ना कि लाइट बाहर नहीं निकलेगा। तो बोलेंगे कि फॉर नो इमरजेंस, अगर चाहते हो कि लाइट बाहर ना निकले थ्रू एसी, लाइट एसी से बाहर ना निकले, एसी साइड जो है इससे, तो बोलेंगे आर डैश का जो मिनिमम वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन सी। यानी थीटा माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन सी, यानी थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2 सी। बस काम हो गया, एकदम सिंपल है। बस क्या याद रख लेना है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल का जो डबल है उससे अगर बड़ा है तो लाइट चाहे यहाँ कितना भी एंगल पर दो लाइट बाहर निकलने वाला नहीं। तो इसी फॉर्मूला को याद रख लेना, थीटा जब 2c से बड़ा हो तो लाइट बाहर नहीं निकलता, माने इस सरफेस पर इंसिडेंट होगा लेकिन इस सरफेस से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए पहले इसको लिखें। हाँ जी, अब आप प्रिज्म से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको ट्राई कर सकते हैं, और लगभग कोशिश किया गया है कि जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम प्रिज्म से रिलेटेड हो उसको बता दें। आगे अब हम लोगों को पढ़ना है वो मेन पार्ट है जो 12th बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, जिसमें μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, इक्विवेलेंट फोकल लेंस से रिलेटेड फार्मूला, और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे और ये टॉपिक हम लोगों का एंड हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम लोग इसमें इतना ही देखते हैं। आगे के लेक्चर में जो है वो सब फार्मूला का मैं प्रूफ भी बताऊंगा, एप्लीकेशन भी। थैंक यू, धन्यवाद।